हाथरस कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट के सामने पीड़ित परिवार के अलावा यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी मौजूद रहे। हाईकोर्ट ने हाथरस कांड पर यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आपकी बेटी होती तो भी ऐसा ही करते क्या। कोर्ट में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार खामोश रहे। पीड़ित परिवार ने रात के अंधेरे में बेटी के अंतिम संस्कार की बात कोर्ट के सामने कही। इस बार हाईकोर्ट ने कहा कि हाथरस में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। अंतिम संस्कार गंगा जल से किया जाता है, मगर आपने केरोसिन तेल छिड़कवा दिया। कोर्ट के सवालों में हाथरस के डीएम ने सफाई दी कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर रात में लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। इस पर फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद थी, फिर कानून व्यवस्था की दिक्कत क्यों होती। अब मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। 2 नवंबर को पीड़ित परिवार के आरोपों पर बहस होगी। कोर्ट में सुनवाई के बाद पीड़ित परिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लखनऊ से हाथरस ले जाया गया। जिस तरह से डीएम की निगरानी में पीड़ित परिवार के 5 सदस्य लखनऊ पहुंचे थे, उसी तरह से पूरी सुरक्षा बंदोबस्त में पीड़ित परिवार को उनके घर छोड़ा गया। आपको बता दें कि हाथरस कांड में ही एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। ये सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। हाथरस कांड पर सीबीआई पूरे दमखम के साथ लग गई है। सीबीआई ने रविवार को ही एफआईआर दर्ज कर ली थी और रविवार को ही पीड़ित के गांव पहुंची थी। लेकिन सोमवार को सीबीआई ने चंदपा थाना से हाथरस कांड की जांच से जुड़े सारे कागजात अपने पास ले लिए। सीबीआई इस मसले पर एसआईटी से भी बात कर रही है। खबर है कि जल्द ही सीबीआई क्राइम सीन पर भी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश के बाद करौली में मंदिर के पुजारी की हत्या के मामले में सीबीसीआईडी ने जांच की जिम्मेदारी संभाल ली है। सीबीसीआईडी करौली में पुजारी के गांव पहुंच चुकी है। जांच करने आई इस टीम की अगुवाई पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुजारी हत्याकांड में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपों के मुताबिक 6 लोग अब भी फरार हैं। बिहार के बक्सर में अपने 5 साल के बेटे के साथ बैंक जा रही महिला के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप किया। फिर महिला को उसके बच्चे के साथ बांधकर नदी में फेंक दिया। इससे बच्चे की मौत हो गई। महिला के आरोप के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला मुरार थाने के ओझा बराव गांव का है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने चीन से अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। विवादित बयान देने के लिए जाने पहचाने वाले फारूक अब्दुल्ला ने अब कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि चीन के समर्थन से जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 को लागू किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला कहते रहे हैं कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को दोबारा लागू करवाने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया। फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर भी करारा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति को भारत बुलाया, उन्हें गुजरात घुमाया, झूला झुलाया और चेन्नई लेकर गए, खाना खिलाया। अब्दुल्ला ने चीन की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि चीन कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने से नाराज था। उन्होंने कहा कि अल्लाह करे कि उनके दम से हम कश्मीर में फिर से 370 रिस्टोर कर सकें। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर। फारूक अब्दुल्ला के बयान से बीजेपी बुरी तरह तिलमिला गई है। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये निंदनीय है कि देश का एक सिटिंग सांसद देश विरोधी बातें कर रहा है। वो बातें कर रहा है उस देश के साथ मिलने की जिसके खिलाफ देश के जवान सरहद पर मुस्तैदी से डटे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला का बयान देशद्रोही बयान है। आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, किंतु ये कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, ये अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो ये देश विरोधी स्टेटमेंट है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज होने लगा है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। जेडीयू कार्यालय से सीएम नीतीश ने वर्चुअल रैली के जरिए जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य न्याय के साथ विकास है।
विकास हर तबके और हर इलाके तक पहुंचाने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ हमने कोरोना काल में जनता की मदद करने के लिए हर तरह की व्यवस्था की। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे के सुरक्षाकर्मी बलविंदर की पगड़ी के अपमान का मामला अब तूल पकड़ रहा है। उधर बलविंदर को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, मगर इधर हावड़ा में मनजिंदर सिरसा ने सिख के अपमान पर शिकायत दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, पगड़ी के अपमान पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी और मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी, मगर अब तक ना तो सीएम ने और ना ही मुख्य सचिव ने किसी तरह की रिपोर्ट सौंपी है। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि ममता बनर्जी का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। पंजाब के होशियारपुर में पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ है। अश्विनी शर्मा जालंधर से पठानकोट जा रहे थे। रात करीब 8 बजे होशियारपुर के टांडा चलांग टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अश्विनी शर्मा पर हमला बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने अश्विनी शर्मा के कार के शीशे तोड़ डाले। हमले के बाद अश्विनी शर्मा ने टांडा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमला हुआ है उससे लगता है कि हमला पहले से प्लान था और सोची समझी साजिश के तहत हमला हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में राज्य में करीब 7,000 नए मरीज दर्ज हुए। रोजाना होने वाली मौत की संख्या में भी गिरावट आई है। 24 घंटे में यहां 165 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि चंद रोज पहले आंकड़ा 300 के ऊपर था। पुणे सिटी में भी कोरोना के आंकड़े तेजी से नीचे आ रहे हैं। 24 घंटे में यहां 351 नए मरीज सामने आए। महाराष्ट्र की रिकवरी रेट 83% से ऊपर पहुंच गई है। दिल्ली में भी कोरोना मामलों में सुधार दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 1,849 मामले सामने आए, जबकि 40 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में अब तक 3,11,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं, जबकि जान गंवाने वालों का आंकड़ा 5,800 से ज्यादा है। राजधानी में कोरोना रिकवरी रेट 91% से ज्यादा है। बाकी त्योहारों की तरह इस साल रामलीला पर भी कोरोना का ग्रहण लगा है। दिल्ली में धार्मिक आयोजनों को लेकर सरकार की मंजूरी तो मिल गई, लेकिन दिल्ली में होने वाली बड़ी बड़ी रामलीलाओं का मंचन नहीं हो पाएगा। इसकी वजह कोरोना को लेकर आई नई गाइडलाइंस है, जिसके मुताबिक 31 अक्टूबर तक धार्मिक आयोजनों को मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन आयोजकों का कहना है कि इतने कम समय में न तो मंच की तैयारी हो पाएगी, न ही इसके लिए चंदा इकट्ठा हो पाएगा। दक्षिण भारत में भी कोरोना मामलों में हल्की गिरावट दिखी जा रही है। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 5,000 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 62 मरीजों की मौत हो गई। तमिलनाडु में कुल कोरोना मामले 8 लाख के पार हो चुके हैं। उधर केरल में अब कोरोना से जंग के साथ अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कवायद भी शुरू हो गई है। पर्यटकों के लिए केरल सरकार ने नए बदलाव किए हैं। सोमवार को ज्यादातर पर्यटन स्थल खोल दिए गए हैं और बिना क्वारंटीन के 7 दिनों तक घूमने फिरने की इजाजत होगी। केरल के हालांकि समुद्री तट 1 नवंबर से खोले जाएंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। नायडू 29 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद से वो होम क्वारंटीन थे। हालांकि इस दौरान उनकी सेहत में कोई समस्या नहीं हुई। उपराष्ट्रपति की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव थी और अब वो भी बीमारी से उबर चुकी हैं। वेंकैया नायडू जल्द कामकाज शुरू करने की तैयारी में हैं। कोरोना संकट के दौर में मेडिकल और प्लास्टिक कचरा पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है। भारत में 4 महीनों में 18,000 टन से भी ज्यादा बायोमेडिकल कूड़ा तैयार हो गया है, जो कोरोना से निपटने के तौर तरीकों के चलते निकला। इसमें पीपीई किट, दस्ताने, मास्क समेत अस्पताल के उपकरण भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा 3,500 टन प्लास्टिक कूड़ा महाराष्ट्र से निकला है। सितंबर में देश भर में 1 महीने का सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा करीब 5.5 टन दर्ज किया गया। लौटते मानसून ने देश के कई हिस्सों में कहर ढा दिया है। कर्नाटक में कई जगहों पर जोरदार बारिश से बाढ़ के हालात बन गए। बेलगावी में शहर की सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा। सड़क पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां डूबने लगी। पानी की तेज धार में फंसकर एक युवक बहने लगा
तो खंबे को पकड़कर जैसे तैसे जान बचाई। सड़क पर बहाव इतना तेज था कि कारें भी धार में बहने लगी, दुकानों में भी पानी घुस गया और लाखों का सामान बर्बाद हो गया। बेलगावी समेत कई जिलों में 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। विशाखापट्टनम में भी जोरदार बारिश सैकड़ों लोगों के लिए आफत बनकर आई। सड़कों पर इतना पानी जमा हो गया कि ट्रक की भी डूबने जैसी हालत बन गई। वहीं जोरदार बारिश के चलते भूस्खलन भी हुआ, जिसमें मलबे की चपेट में आकर एक गर्भवती महिला और 2 साल के मासूम की मौत हो गई। विशाखापट्टनम के ज्यादातर हिस्सों में हालात खराब हैं, सड़कें डूबी हैं, जिससे कई इलाकों का एक दूसरे से संपर्क कट गया है। मैंगलुरु में सोमवार को अंधड़ के साथ आई जोरदार बारिश से लोग सहम गए। धुआंधार बरसात के चलते लोग सड़क छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। आसमान में छाए काले बादलों के चलते दिन में भी अंधेरा छा गया। तेज हवाओं की वजह से खतरा और भी बढ़ गया। हालांकि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं आई है। महाराष्ट्र के अकोला में भी मौसम ने अचानक पलटी मारी और जोरदार गरज के साथ धुआंधार बारिश हुई। इस दौरान तेज हवाएं भी चली, जिसके चलते कई पेड़ धराशायी हो गए। तार टूटने से कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई और काफी देर तक ये इलाके अंधेरे में डूबे रहे। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों के झुलसने की भी खबर है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस लाइन में एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस लाइन की रसोई में भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। वहीं मृतक की पत्नी ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पिछले 15 दिनों में पुलिस लाइन के अंदर ये दूसरी आत्महत्या की घटना है। इससे पहले एक पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। अलीगढ़ के डीएम दफ्तर में एक संविदा कर्मी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। संविदा कर्मी अपने बीवी बच्चों को लेकर डीएम दफ्तर पहुंचा और आत्महत्या करने की धमकी देने लगा, जिसके चलते तत्काल सीडीओ ने पुलिस को बुलाकर संविदा कर्मी को परिवार समेत पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। संविदा कर्मी युवक का आरोप है कि वो सीएमओ कार्यालय में तैनात था, जिसके बाद बिना किसी नोटिस के हटाकर डीएम कार्यालय में बतौर संविदा कर्मी पिछले 3 माह से काम कराया गया, लेकिन वेतन मांगने पर फटकार लगाई गई। हालांकि प्रशासन इन बातों से इनकार कर रहा है। सीतापुर नगर पालिका में कार्यपालन अधिकारी ने क्लर्क की लात घूंसों से पिटाई की। अधिकारी सिर्फ इस बात से आग बबूला हो गया कि फाइल में कागज की कमी थी। दफ्तर के बाहर निकलकर भी क्लर्क को पीटा। अधिकारी की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। डीएम ने पूरे मामले को संज्ञान में लेकर एसडीएम सदर को जांच का जिम्मा सौंपा है। हापुड़ में प्रॉपर्टी विवाद में 3 भाई आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर मिट्टी के मटके से ताबड़तोड़ वार किए। सरेआम तीनों भाइयों के इस झगड़े का वीडियो वायरल हो गया। स्थानीय पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। वहीं अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। जबलपुर में एक ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। गुंडों ने पीट कर ऑटो चालक को बेहोश कर दिया। बीच सड़क इस घटना को रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की। दरअसल लापरवाही की वजह से ऑटो चालक का ऑटो एक युवती की स्कूटी से टकरा गया, जिसके बाद युवती ने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया। युवती के रिश्तेदारों ने ऑटो चालक को बुरी तरह पीटा। वारदात के बाद सभी फरार हो गए। ऑटो चालक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में दलित परिवार की लाठी डंडों से जमकर पिटाई का मामला सामने आया है। मुस्लिम समुदाय के दबंगों ने मारपीट के बाद दलित परिवार के छप्पर से बने घर में आग लगा दी। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। विवादित जमीन को लेकर दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया। झारखंड के गढ़वा में 2 महिलाओं और एक युवक को निर्वस्त्र कर प्रताड़ित करने के मामले में 2 युवती समेत 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 9 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी जारी है। आरोपियों ने एक बुजुर्ग महिला की आंख फोड़ने की भी कोशिश की थी। इस मामले में 32 नामजद और करीब 55 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। पुणे से सटे पिंपड़ी चिंचवड़ में 100 किलो चांदी और 750 ग्राम सोने के साथ एक गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। कल्याणी गिरोह के प्रमुख विक्की सिंह कल्याणी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
इस गैंग ने एक ज्वेलरी की दुकान में घुसकर वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों के पास से 3 गाड़ियां, एक देसी पिस्तौल भी बरामद हुआ है। आगरा के ताजगंज इलाके में पूर्वी फौजी की पत्नी को बदमाशों ने जिंदा जला दिया। आनन फानन में पति ने दूसरे लोगों की मदद से पत्नी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। पूर्व फौजी की पत्नी अपने घर के सामने खड़ी थी, तभी कुछ बदमाश आए और मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी। वारदात के बाद आरोपी भाग गए। चीख पुकार सुनकर पति समेत पड़ोसी दौड़े, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वारदात के बाद कॉलोनी में ही रहने वाले भरत सिंह पर आरोप लगे हैं, जो फरार है। बिकरू कांड के बाद भी यूपी पुलिस में सुधार नहीं हुआ है। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और अपराधी के बीच गठजोड़ का मामला फिर से सामने आया है। एक ऑडियो के वायरल होने के बाद इसका खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, ऑडियो वायरल होने के बाद उसी अपराधी के भाई से मिठाई खरीदवाते वीडियो भी वायरल हो गया। अपराधी के भाई ने आरोप लगाया था कि एसओ 10,000 रुपए ले चुके हैं और पैसे के लिए दबाव बना रहे हैं। बेवाना एसओ जितेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आईपीएल के 13वें सीजन के 28वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 82 रनों से करारी शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम ने केकेआर के सामने 195 रनों का विशाल स्कोर रखा। 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 112 रन ही बना सकी और 82 रनों से मुकाबले को हार गई। इस जीत के साथ ही आरसीबी पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर आ गई है। रनों के लिहाज से कोलकाता के खिलाफ बैंगलोर की सबसे बड़ी जीत है। आरसीबी ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाए। एबी डिविलियर्स ने 73 रनों की विस्फोटक पारी खेली। डिविलियर्स ने अपनी पारी में 5 चौके और 6 छक्के लगाए। उन्होंने विराट कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए 47 गेंदों पर 100 रनों की साझेदारी की। कोहली ने 28 गेंदों पर 33 रन बनाए। वहीं कोलकाता की ओर से शुभमन गिल ने 34 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाए। आईपीएल के 13वें सीजन में आज धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने डेविड वार्नर की सनराइजर्स हैदराबाद की चुनौती होगी। 7 मैचों में से सिर्फ 1 मैच जीतने वाली चेन्नई सुपर किंग्स के लिए टूर्नामेंट में अपनी उम्मीद बनाए रखने के लिए मुकाबला काफी अहम है। वहीं अपना आखिरी मैच हारने के बाद हैदराबाद के लिए भी टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है। पॉइंट्स टेबल में हैदराबाद 5वें तो चेन्नई 7वें पायदान पर है।